सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज में जो बहुविकल्पी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको हम सॉल्व कर रहे थे। 49 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हमको देखना है 50 से। तो चलिए हम देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से। और इससे पहले दो पार्ट में मैंने वीडियोस बनाई है। 49 नंबर क्वेश्चन तक दो पार्ट में है वीडियोस, तो दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 है। तो साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से दोनों तरफ से अगर साइन हम हटा दें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो यहाँ पे थीटा का मान पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे 45 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब हमें दो सर्व समीकरणाएं पता होती हैं। पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यह एक सर्व समीकरण होती है। और दूसरी सर्व समीकरण मैंने आपको बताया दोस्तों, वह होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यह दोनों आपने पढ़ा है, इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग इसका मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? अगर इस साइन स्क्वायर ए को इस सर्व समीकरण में बराबर के उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई? कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यह इस ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है इस सर्व समीकरण से? दूसरे वाले सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों कॉस स्क्वायर ए मिल गया आपको इंटू सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है कि सेक ए की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई कॉस ए होती है। और इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए ऊपर अंश में कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ नीचे बटे में, तो दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वह कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। तो कॉट थीटा दोस्तों आपको पता है कि टैन का उल्टा होता है, या फिर कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि टैन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है। कॉट जो है वह टैन का उल्टा होता है, तो टैन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इनटू में क्या दिया है? साइन थीटा और इनटू सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। सबको हमने कॉस और साइन के रूप में लिख लिया है, तो आसानी हो जाएगी। अब देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, सभी आपस में कट जाएंगे और बच जाएगा 1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो जाएगा 1 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, मतलब कि समांतर दो समांतर रेखाओं से बना हुआ चतुर्भुज ए बी सी डी, दो समांतर युग्मों से बना हुआ जो चतुर्भुज होता है उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समांतर चतुर्भुज से कुछ लेना लादना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतःकोणों के योग की बात की है। तो अंतःकोण आपको पता है ये होते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज आप ले लोगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लोगे, तो उसके सभी जो अंतःकोण होते हैं, अंदर के कोण होते हैं, उनका योगफल जो होता है वह 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। तो सम चतुर्भुज के जो कोण होते हैं दोस्तों वह आपस में
जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। समचतुर्भुज आपको पता है कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। यह वर्ग जैसा ही होता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है 90 अंश के होते हैं सभी कोण, लेकिन इसमें समचतुर्भुज में बस भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90 अंश के नहीं होते। तो सम्मुख कोण इसमें बराबर होते हैं, कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, लेकिन जो आमने सामने के कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब बराबर असमान समान। तो जो आयत के विकर्ण होते हैं दोस्तों वह आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है वह समान होती है, ठीक। अब और वह लंब नहीं होते हैं, असमान तो नहीं होते क्योंकि समान होते हैं, और समांतर तो बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को काटते हैं। अब प्रश्न संख्या 56 है, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। अब एक चतुर्भुज दिया है हमको और बोल रहा है कि एक युग्म जो है वह समांतर है। तो ए बी सी डी यह चतुर्भुज अगर हम बनाएं तो अगर जो ए बी रेखा जा रही है और सी डी रेखा जा रही है, यह एक युग्म मतलब एक जोड़ा केवल समांतर है। जो ए बी और सी डी रेखाएं हैं यह आपस में समांतर हैं, और बाकी जो ए सी और बी डी रेखा है यह समांतर नहीं है, ठीक। तो ऐसा चतुर्भुज कब बनता है? ऐसा चतुर्भुज बनता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसमें केवल एक युग्म समांतर होता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 58, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोस्तों जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी समांतर चतुर्भुज बनाया था, तो समांतर चतुर्भुज में आप जब भी देखोगे तो सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, चतुर्भुज के प्रकार हैं समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो यह तीनों ही चतुर्भुज के प्रकार हैं, समलंब, समांतर और समचतुर्भुज। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या R हो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे जो शंकु में वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल, यह दोनों हम अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह पाई आर एल होता है, और इसी में हम वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर जोड़ दें तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। अगर पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? L प्लस आर। तो पाई आर इंटू ब्रैकेट में L प्लस आर, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, यदि शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होता है, शंकु का जो आयतन वॉल्यूम होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का 1/3 होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि ऑप्शंस में आपको देखिए पाई के रूप में आयतन दिया गया है, ठीक है। तो पाई को हम पाई की तरह ही फॉर्मूले में लिखे रहेंगे, तो 1/3 पाई को पाई ही लिखे रहते हैं। और आर कितना है? आर त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का वर्ग 2 गुणे 2, और एच कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो अब 3 से 9 को काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में होगा तो 12, यानी कि 12 पाई आ जाएगा इसका आयतन। तो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में m अनुपाते n के अनुपात हो तो उनके परिधियों में अनुपात होगा। अब देखिए
दो वृत्त हमको दिए गए हैं, मान लेते हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं। इसमें बोल रहा है कि त्रिज्याओं में जो अनुपात है वह m/n का है, ठीक। तो इनके परिधियों में सरकमफ्रेंस में क्या अनुपात होगा? तो परिधि का सूत्र दोस्तों हमें पता होता है, परिधि क्या होता है 2πr होता है, ठीक। अब इसी को हमें सॉल्व कराना है, तो परिधि में क्या अनुपात होगा यह हमें बताना है। तो पहले सर्कल का जो परिधि आ जाएगा वह 2πr1 आ जाएगा, और दूसरे का जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 2πr2 आ जाएगा। ये परिधि का अनुपात हो जाएगा। तो अब देखिए 2π कट जाएगा और बचेगा R1/R2, और R1/R2 की वैल्यू हमें पहले से पता है, अनुपात m/n है। तो यहाँ पे परिधियों का जो अनुपात हो जाएगा वह क्या हो जाएगा m/n हो जाएगा, ठीक है। जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधियों का भी अनुपात होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 63 है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m/n का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमसे पूछा था त्रिज्या दे करके, त्रिज्या में अनुपात देके, त्रिज्या R1/R2 की वैल्यू हमें m/n दिया है। तो पिछले प्रश्न में हमसे परिधि का अनुपात पूछा, अब हमसे पूछ रहा है किसका अनुपात, एरिया का अनुपात। तो A1/A2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो A1 क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, और A2 क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा R1/R2 का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। अब R1/R2 कितना है m/n है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि m²/n² अनुपात आ जाएगा। एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, वह आ जाएगा m²/n²। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी, परिधि होता है 2πr। तो परिधि आप निकाल लीजिए, 2 × पाई 22/7, और r कितना है 3.5। तो 3.5 से 7 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर इस 2 से यहाँ 2 है इसको काट देंगे और बच जाएगा 22। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो r की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, और एरिया पूछ रहा है, यानी कि πr² की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो पाई को हम पाई ही रखते हैं, और r की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 66 में। देखिए दोस्तों दिया है sin² प्लस cos² का मान हमें बताना है। तो देखिए sin² प्लस cos² यह सर्वसमीका आपको पता ही है, तो इसका मान जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे sin² प्लस cos² की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, समीकरण 3x + y = 4, और दूसरा समीकरण है x + 2y + 3 का प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान होगा। तो अब यह तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें तो किस विधि से निकालना है इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप चाहे जिस विधि से निकालो। और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है तो एक विधि और आप लगा सकते हो कि सभी जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं इन सभी ऑप्शन का वैल्यू जो है x का वैल्यू वह दोनों समीकरण में, x और y का वैल्यू दोनों समीकरण में आप पुट करके देखो, जिससे सेटिस्फाई हो जाए, जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वही मान हो जाएगा x और y का। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ से दूसरे समीकरण से आप x की वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2y, इसे आप पुट कर देंगे पहले समीकरण में, ठीक है। तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। और आप चाहें तो ऑप्शन से भी पुट करके देख सकते हैं। तो x और y की जो वैल्यू दोस्तों आपको मिल जाएगी वह 1 और 1 मिल जाएगी, ठीक।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह रेखीय समीकरण है, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया है, तो जिसने क्लास नहीं पढ़ा है वह पढ़ लेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, साइन 60 का मान होगा। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह √3/2 होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह गलती मत करिएगा, √3/2 इस प्रकार से नहीं होता है जो ऑप्शन सी में दिया है, केवल ऊपर √3 होता है और फिर बटे में 2 होता है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, 1331 का घनमूल है। तो 1331 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1331। तो यह 1331 किस संख्या का 3 बार अगर हम गुणा करें तो मिलता है हमें 11 का। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, रूट। इस प्रश्न में दोस्तों एक करेक्शन है, यह जो रूट है यह पूरे पे लगा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, रूट में वैल्यू है 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर और पूरे का होल क्यूब। ठीक, फिर पूरे का क्यूब है। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट में क्या होगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 225 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 225 और यहाँ पे होल क्यूब है। ठीक, अब जो अंडर रूट में वैल्यू है 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा और इस पे है क्यूब। ठीक, अब इसके बाद देखिए 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का वर्गमूल होता है। हम रूट हटा देंगे, 17 लिख देंगे और ये हो जाएगा 17 का क्यूब। अब 17 का क्यूब 17 का 3 बार आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4913। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए जो हो जाएगा 4913 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, 26 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया, मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालना है बराबर 64 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेना है और 26 का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो 26 का स्क्वायर कितना आता है, 676 आता है। फिर प्लस 32 का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। फिर प्लस x और 64 का स्क्वायर आप निकाल लोगे तो 64 का स्क्वायर होता है 4096। अब x की वैल्यू आप निकालोगे तो 4096 और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, दोनों को आप जोड़ोगे तो 1700 आ जाएगा। 676 और 1024 को और बराबर के उधर ले जाओगे तो 1700 घट जाएगा। अब x की वैल्यू आप निकालोगे तो 4096 में से 1700 आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 2396। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 2396 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। तो औसत माध्य दोस्तों आपको पता होता है, औसत माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य पूछा है, तो 1 से 50 की संख्या का योग आप कैसे निकालोगे, 1 से 50 तक की संख्या का योग, तो किसी भी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक, यही होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें चाहिए, तो 50 और 50 धन 1 यानी कि 51/2 ये आ जाएगा। हमें औसत माध्य निकालना है, तो औसत माध्य निकालते समय हम क्या करेंगे, ये संख्याओं का योग हमको मिल गया है, इसे सॉल्व कर लेंगे संख्याओं के योग को। तो इसे लिख सकते हैं 25 गुणे 51। ठीक है, 2 से 50 को काट देंगे तो 25 गुणे 51 हो जाएगा। अब हमें संख्याओं का योग मिल गया 25 गुणे 51 और बटे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं, तो 50 संख्याएं हैं। तो 25 से 50 को काट देंगे 2 आ जाएगा और 2 से 51 को काटेंगे तो 25.5 आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 25.5। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य है। तो प्रथम 10 सम संख्याएं यानी कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का हमसे पूछ रहा है औसत माध्य। तो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये क्या हो जाएंगी? प्रथम 10 सम संख्याएं होंगी। इसको आप जोड़ोगे तो इसको, अब देखिए दोस्तों, 2 को 4 में जोड़ोगे तो 6, फिर 6 12 और 8 20 और 10 30 और 12 42, 42 और 14 हो जाएगा 56, 56 और 16 हो जाएगा 72, 72 और 18 हो जाएगा 90 और 20 110। तो 110 आ जाएगा सभी को जोड़ोगे और हमें क्या निकालना है? औसत। तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या यानी कि 110 बटे 10 यानी कि क्या आ जाएगा? शून्य से शून्य कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 11। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 11, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य 11 आ जाएगा। इस प्रकार से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिए थे राजन सीरीज में हमने सभी कर लिए। अब इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे आपके राजन सीरीज में। अब दोस्तों उम्मीद है कि सभी जितने भी राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी को आपने सही सॉल्व कर लिया होगा। जो भी त्रुटियां हैं उसको सही कर लिया होगा और इसको, इन सभी तीनों वीडियोस को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपको अगर वीडियोस खोजने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और गणित की क्लासेस और सभी क्लासेस आप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप को आपको क्या सुविधा मिलेगी? सभी 8 विषयों को जो हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया वह नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सभी क्लासेस आप देख पाओगे जिसमें प्रचार नहीं आएगा, सभी का चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे पाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग पवन के भी बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, फिर राजन के अतिलघुत्तरीय प्रश्न और पवन के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।